गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। तैयारी तो अच्छी तरीके से हो रही है ना? ठीक है। और आज जो इस क्लास में जो बातें होने वाली है आपको बीच में, और बहुत ही इंटरेस्टेड। और मैं क्लास स्टार्ट होने के पूर्व में मैं कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूं कि जो क्लास एक दिन पूर्व जो चालू हुई थी उमंग बैच की, आईकॉम सेकेंड ईयर का, तो उसमें से चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टअप किया गया था वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो ये सवाल है एक कि ये गुडविल क्या होता है। तो पूर्व में भी मैं बताया हूँ, लेकिन एक रिकैप के जरिए मैं बता दे रहा हूँ कि गुडविल इज एन इनविजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये ख्याति का किसी प्रकार का आकार नहीं होता है, बल्कि एक पूर्ण रूप से अदृश्य होता है। जिस प्रकार से किस अस्थायी प्रकृति की जो संपत्तियां होती है, जैसे मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, आपका लैंड हुआ, तो जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे फर्नीचर हो, सभी को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी संपत्ति जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? तो उसको मूल्यांकन करने का प्रक्रिया जो आपको बताया गया था कि द एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक फर्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड है, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो उसमें से हम लोग रीडिंग कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दिखाया ही जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर आता है बिजनेस करने के लिए, तो वह व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहा है, जिस नेचर का बिजनेस कर रहा है, तो वह देखना चाहता है, वह अवलोकन करना चाहता है अपने बिजनेस के बारे में कि वास्तव में जो हमारा एक वर्ष के दरमियान में, असेसमेंट ईयर के दरमियान में हमारा नुकसान हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है। इज इट क्लियर? अब उसे अगर लाभ होता है तो उसे आत्मबल मिलता है कि चलो इस और आगे बिजनेस को अच्छा से डेवलप करवाया जाए। लेकिन अगर सोच लिया जाए कि वो बिजनेसमैन को एक वर्ष के बाद हानि हो रहा है, तो वह देखना चाहता है कि अगर हानि हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, कहाँ कमियां हो रही है, किस प्रकार का प्रबंधन में कमी आ रहा है, कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज को जानने का कोशिश करता है, ताकि उस कमी को दूर करके वह व्यक्ति फिर लाभ की अवस्था में कैसे आए, इसके लिए वह कोशिश जारी रखता है। तो इसके लिए देखता है क्या कि कहीं जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर प्रोडक्ट को वह डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट को बेचने के दरमियान में वह देखता है कि जो भी सामान हम बेच रहे हैं, क्या वास्तव में उस सामान की गुणवत्ता सही है या नहीं है, कस्टमर लोगों का संतुष्टि हो रहा है या नहीं हो रहा। जो सामान हम किसी को दे रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस सामान का जो दर जो निर्धारित होता है, रेट होता है, वह मार्केट के अनुसार से सही रेट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर किसी प्रकार से डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, कस्टमर के बीच में उसको डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है किसी भी सामान को लेकर के, तो वह व्यक्ति लेना नहीं चाहता उस सामान को। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो कहने का मेरा मतलब है, यह पॉइंट है कि अगर एक आम उपभोक्ता को अगर सामान का उपभोग करता है, किसी भी सामान का, और उसको संतुष्टि प्राप्त होता है, तो वह इक्विलिब्रियम मोड पर है, मतलब वह संतुलित अवस्था पर है कि वह फिर सोचता है कि इस सामान को फिर हम उपयोग करेंगे। लेकिन अगर कल्पना किया जाए कि वो व्यक्ति को जो सामान उपभोग करने के लिए दिया गया है, और वह उपभोक्ता जो है वो सामान का उपयोग कर रहा है और उसको आत्म संतुष्टि नहीं होता है, तो तुरंत वह अपने मन में डिसाइड ले लेता है कि ना 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 ना, ये पहली बार तो ले लिया मैं, और इस सामान हमारा अच्छा नहीं है, ये क्वालिटी का अच्छा नहीं है, तो फिर दोबारा सामान ये नहीं खरीदूंगा। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जो व्यक्ति इस सामान को प्रोडक्ट कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ जाता है उपभोक्ता के संतुष्टि पर। संतुष्टि उसको नहीं मिला तो उस तरह का सामान का उत्पादन का क्षमता घटा। अगर संतुष्टि मिल रहा है तो निश्चित उस सामान को फिर उपयोग करने के लिए उस उत्पाद का माने प्रोडक्ट का पूर्ति किया जाएगा बाजार में, और एक उपभोक्ता लगातार प्रयोग करते जाएंगे।
तो यहाँ जिस चैप्टर का अवलोकन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उस चैप्टर में है क्या कि गुडविल। तो ये गुडविल कैसे बिल्डअप होता है, कैसे गुडविल का मूल्यांकन बढ़ते जाता है। हमको बाजार में विश्वास पैदा करना पड़ता है, मतलब कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा रेट, अच्छा क्वालिटी देना पड़ता है, ताकि उसे आत्मसंतुष्टि लगातार मिलता रहे और हमारे फर्म पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहे और बिक्री ज्यादा हो। मतलब मूल बात कहा जाए तो फर्म का बिक्री को बढ़ा, जितना ज्यादा बढ़ेगा तो समझ जाइए कि हमारा गुडविल का वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है। अगर बिक्री की गति अगर हमारी कम हो जाती है, निश्चित न कहीं कमी हो रही है, जिसके कारण से हमारा गुडविल का वैल्यूएशन लो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं अब पॉइंट पर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्लास आपका चल रहा है उमंग बैच का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुंच चुके थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 5 में हम स्टडी करते हैं पहले क्वेश्चन को। ओके, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। फर्म किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फर्म? तो सर, साझेदारों के सामूहिक रूप को फर्म कहते हैं। अब यहाँ पर आता है आगे क्वेश्चन में क्या है, दे एडमिट सी इनटू द फर्म। फर्म में सी को ज्वाइनिंग किया जाता है। द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2 years परचेज के आधार पर करना है। और प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वे आर एज फॉलोज 10,000, 15,000 एंड 30,000। मतलब ये व्यक्ति बिजनेस जो कर रहा है वो 3 वर्षों का औसतन लाभ हमारा इतना दिया हुआ है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें 10,000 जो मशीनरी को बेचा उसमें से प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसे लिखना है वैसे लिखिए। यहां सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, ओके, कितना है, लास्ट 3 years का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10,000। यहां लिख लेते हैं सूत्र को पहले, टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जितने वर्ष हो जाएंगे उसको देना है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट में 15,000 दिया हुआ है। और इसमें से हुआ है क्या कि एक ऐसी मशीनरी को बेचे हैं जिसमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, और रियल प्रॉफिट हमारा 15,000 दिया हुआ है। यहाँ टेक्निकल चीज आप समझ लीजिए कि जहां अगर इस तरह का प्रॉफिट अगर दिया हुआ रहेगा असामान्य, एबनॉर्मल, तो वहां आप लेस कर दीजिएगा, और जहां पर आपको नुकसान दिखाएगा वहां प्लस कर दीजिएगा। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 30,000। ओके, इज इट क्लियर? और नंबर ऑफ ईयर्स में 3 आ गया, तो 10,000 और 15,000 माइनस 10,000 इट मीन 5,000, तो 15,000 और प्लस 30,000 इट मीन 45,000। ओके बच्चों, 15,000 रुपया आया, राइट। अब हम लोग गुडविल निकालते हैं। हम लोग इसको, गुडविल का सूत्र होता है क्या कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये कहां पर आपको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट आपका आया 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना होगा, 2 years। 2 years मतलब इस फर्म में गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, वह हमारा आया कितना, 30,000। मैंने उस फर्म का गुडविल जो है वो 30,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाले, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था उसको माइनस किए, और उसके बाद गुडविल का सूत्र लगा करके हम लोग एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 15,000 इनटू 30,000। अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को फिर स्टडी करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वेयर एज फॉलोज। फर्स्ट 2017 40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। क्या है यहाँ पर? व्हाट विल बी एबनॉर्मल गेन। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे क्योंकि गेन दिखाया हुआ है। और 2018 में ये प्रॉफिट किया 50,000 और इसके बारे में बोला हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 10,000 और 2019 में दिया हुआ है 45,000 और इसको बोला हुआ है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ इज टू बी इंश्योर्ड। एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ना है। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट इसको निकालते हैं, इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यहाँ फिर लिखे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या तो गुडविल जो लिखना है सो लिखिए गुडविल। अब क्या होता है यहाँ पर गुडविल क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट। समझ में तो आ रहा है ना अच्छा तरीके से? अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पर आप बताइएगा। नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का? 40,000 माइनस 5,000 और 50,000 रुपया हमारा दूसरा साल का है। 10,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ था। और लास्ट ईयर में हमारा दिया हुआ है कितना? 45,000। अब इसमें से हमें 5,000 रुपया को छोड़ना है। प्रभावित करने के बाद दिया हुआ है, इसको हम लोग दिखाएं 3 years का प्रॉफिट। अब जोड़ के देखते हैं, 35,000 और 60,000, 95 और 40, 1,35,000, 1,35,000 3 से डिवाइड किए तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 45,000। तो गुडविल हम निकाले इस चीज को, गुडविल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 45,000 इंटू कितना हो जाएगा इसका? 2 years परचेज दिया हुआ है, मतलब 90,000 आ गया। मतलब इट इज द गुडविल। अब ये गुडविल आ चुका है। हम लोग क्या निकाले? एवरेज प्रॉफिट निकाले, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। 40,000 रुपया मेरा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का था, इसमें 5,000 रुपया का मेरा एबनॉर्मल गेन था, उसको माइनस किए। और 50,000 में हमारा एबनॉर्मल लॉस था, इसको प्लस किए। और 45,000 में एबनॉर्मल गेन था, इसको भी माइनस किए। तो हम लोग इसको टोटल को ऐड किए तो हमारा 1,35,000 आ गया। 3 से डिवाइड किए, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 3 years का प्रॉफिट दिया वो 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? 45,000। अब गुडविल बराबर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 45,000 दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किए 90,000 आ गया। ये सब बातों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है क्या आप सभी को? किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है? ये आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके बीच में, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बताया तो क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर टाइप का है। जैसे कि कभी कभी आपको हम एक मजाकिया लहजे में बता देते हैं कि अगर आपको 3 और 3 मैंने बता दिया अच्छा से मोटिवेशन करके कि 6 होता है
और आपको सवाल देते हैं 4+4, तो आप बोलते हैं क्या कि सर हमसे नहीं बनेगा, फिर समझा दीजिए। तो ये नहीं होनी चाहिए। आपको अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है इस सवाल पर, तो आप इसको प्रैक्टिस करके बनाने का कोशिश कीजिए। अगर कोशिश ना कीजिएगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब आते हैं आपका एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 6 के बाद में 7, 8 आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और 9 सवाल जो है 9 नंबर का सवाल वो आपका एक नया चैप्टर के रूप में स्टार्ट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट का पार्ट 2 में। उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है। तो आज आपको जो बताया गया इस क्लास में, आप इस चीज को अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से। और गुडविल के बारे में एक चीज आपको अवगत करवाया गया इस बात को कि गुडविल जो होता है वह हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर भी निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर भी निकाला जाता है, और क्या आपका ये कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर भी निकाला जाता है। तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हम लोग एक रीडिंग करते हैं इस चीज को कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये सुपर प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। ये क्या है कि एक बिजनेसमैन जितना एवरेज करके प्रॉफिट करते रहता है, तो वो प्रॉफिट के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, मतलब उसका मैनेजिंग पावर बहुत बढ़िया रहता है, प्लानिंग पावर बहुत बढ़िया रहता है, फिनेंस पावर बहुत बढ़िया रहता है, तो वह व्यक्ति पहले जितना कमा रहा था और उसी प्रकार का व्यवसाय करके कोई दूसरा व्यक्ति अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन्वेस्ट करके वह व्यक्ति अगर कुछ ज्यादा पैसा कमा लेता है, तो कहा जाता है कि जो ज्यादा रकम आया उसका प्रॉफिट के रूप में, वह हमारा सुपर प्रॉफिट के दर्जे में आता है। मतलब कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है क्या, सुपर प्रॉफिट बराबर हुआ कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इसका सूत्र होता है कि एवरेज प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट वह कर रहा है और नॉर्मल में जितना प्रॉफिट होना चाहिए, उसका जो अंतर आएगा वह हमारा सुपर प्रॉफिट के दर्जे में आएगा, जो अगले क्लास में हम लोग इसको रीडिंग करने के लिए प्रयास करेंगे, मतलब बताया भी जाएगा आपको। और इसमें एक बात और बताने की चाहत रख रहे हैं हम यहाँ पर कि कुछ टाइम तो हमारे पास में है अभी जो मीटिंग में, इस वजह से मैं थोड़ा सा रिपीटिशन कर देता हूँ इस चीज को कि जैसे गुडविल का एक सवाल आता है एग्जाम में कि क्या क्या नेचर होता है, नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। तो कहा जाता है कि गुडविल का संबंध पूरी तरीके से कस्टमर के विश्वास से जुड़ा हुआ रहता है। कस्टमर के बीच में जितने ज्यादा विश्वास रहेगा, गुडविल का मूल्य उतना ज्यादा होगा। अगर कस्टमर के बीच में विश्वास हमारा छिन्न हो रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है विश्वास पूरा, तो धीरे धीरे हमारे फर्म पर बिक्री की गति जो है सो अल्प हो जाएगी, यानी कि वैल्यूएशन का दर भी हमारा कम हो जाएगा। ये कम होना और ज्यादा होना किस बात का प्रभाव पड़ता है कि वह व्यक्ति जो मैनेज कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, उसके पास में एक अच्छी प्रबंधन क्षमता होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, ताकि उस प्रोडक्ट से संबंधित जितना सारा क्वालिटी है, रेट है, वो सारा चीज अच्छी तरीके से निर्धारित किया जा सके और बाजार के अनुरूप रह सके, ताकि लोग इस सामान की खरीदारी ज्यादा से ज्यादा कर सके। उसी में से बताया हो कि आखिर कस्टमर्स जो होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं। तो आपको व्याख्या करके बताए थे कि डॉक्स नेचर ऑफ गुडविल, पिछली क्लास में मैंने इसकी चर्चा किया था, एक बार और कर देते हैं आपको कि डॉक्स नेचर ऑफ द गुडविल। एक फर्स्ट ये चीज दिया हुआ है आपका, मतलब एक ऐसा गुडविल है, एक ऐसा कि एक ख्याति का जो नेचर है वो मानव के स्वभाव पर निर्भर करता है, और वो कस्टमर यानी मानव जितना ज्यादा विश्वास बना हुआ रहेगा, वो व्यक्ति उस सामान का उपयोग करने का चाहत उतना ज्यादा रखेगा। तो जब बाजार में जब निकलता है तो मानव कई प्रकार के होते हैं, मतलब कस्टमर्स जो है हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से इसका जो चुनावित किया गया है, जो बताया जा रहा है, वो कुछ जानवरों के स्वभाव के आधार पर इस कस्टमर का स्वभाव को जोड़ा गया है। तो पहला डॉग्स नेचर ऑफ द गुडविल में क्या बताया गया कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति,
मैंने कुत्ते से कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि कुत्ते के स्वभाव से कंपेयर किया गया। तो डॉग्स नेचर ऑफ गुडविल में डॉग्स का नेचर क्या होता है? वह व्यक्ति ऑनर का मतलब वह स्वामी भक्त होता है। इसको कंपेयर कैसे किया जाए कि जैसे सपोज मान लेते हैं एक फर्म पर, ये फर्म है और इस फर्म में मालिक का नाम सपोज ए है, तो वह कस्टमर अगर किसी सामान की उसे आवश्यकता महसूस हुआ तो वह व्यक्ति का रिलेशन उस फर्म का प्रोपराइटर से है, मालिक से है, तो वह उसके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये अपनी आवश्यकता का जो सामान है उस फर्म के में हम जाएंगे और उस फर्म से हम सारा सामान हम ले लेंगे। मतलब उसका दिमाग में बैठा हुआ है कि वह व्यक्ति जो उस फर्म का जो प्रोपराइटर है, उस फर्म के प्रोपराइटर से इसका गहरा लगाव होता है। उसका दुकान से लगाव नहीं रहता है, उसके फर्म के प्रोपराइटर से रहता है, मतलब मालिक से रहता है। तो वो कुत्ता का स्वभाव भी वही होता है कि स्वामी भक्त होता है। स्वामी जिधर जिधर जाएगा कुत्ता उधर उधर भी जाता है। जस्ट लाइक यही चीज है कि वैसे कस्टमर्स जो दुकान के मालिक से ज्यादा स्नेह रखते हैं, तो दुकान का मालिक दुकान छोड़ के चला जाता है तो वह व्यक्ति अगली बार वह जाएगा तो वह दुकान में ना जा करके देखेगा कि वहां पर वह व्यक्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति वहां सामान खरीदारी नहीं करेगा, बल्कि वह दूसरे फर्म में अगर चला गया या यहाँ जा करके यहाँ पर दुकान कर लिया है तो वह व्यक्ति इस जगह पर आ जाएगा। मतलब इस तरह के स्वभाव वाले कस्टमर होते हैं, वह स्वामी को ज्यादा स्नेह करते हैं, यानी स्वामी भक्त होते हैं। दूसरा है क्या? कैट्स नेचर ऑफ गुडविल। कैट्स नेचर ऑफ गुडविल ये क्या होता है कि एक बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है। एक बिल्ली जो है सब पुराने घर को पसंद करती है। वह आसपास में बहुत हद तक कभी गई, लेकिन घूम करके फिर चली आती है कहां पर? अपने पुराने घर में। वह किसी खास मालिक से घर का जो सदस्य है उससे किसी प्रकार का स्नेह ज्यादा नहीं होता, बल्कि उसके पुराने घर को ही ज्यादा पसंद करती है। जस्ट लाइक एक फर्म में यहाँ पर है और इस प्रोपराइटर का मालिक का नाम ए है, और ये अगर चला गया यहाँ छोड़ करके ये फर्म पर, और यहाँ पर अगर वह व्यक्ति आ जाता है तो वह उस तरह का स्वभाव वाला कस्टमर वह देखता है क्या कि पुराना फर्म जहाँ पर है वहीं पर वस्तुओं का खरीदारी करेगा। वह व्यक्ति अगर चला गया इस जगह पर तो वह कस्टमर इस जगह पर अपनी खरीदारी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है सो कैट्स नेचर ऑफ गुडविल है कि पुराने घर को ज्यादा पसंद करती है। दैट मीन्स पुराना जहां पर फर्म पड़ा हुआ है वहीं पर वह लेन देन करेगा, दूसरे जगह पर वह व्यक्ति नहीं जाएगा। अब तीसरा चीज क्या है? एक ऐसा कस्टमर, इसको मिटाते हैं, एक ऐसा कस्टमर जो, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देखिए रैट्स नेचर ऑफ गुडविल मतलब क्या हुआ? तीसरा, या आप रीडिंग कीजिए इस चीज को या अध्ययन कीजिए कि प्रत्येक घर में चूहा है। ऐसा जरूर होगा चूहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में चूहा नहीं है। सो चूहा हर घर में होता है, लेकिन चूहे को अगर देखा जाए तो वह कभी स्थिर जल्दी नहीं रहता है। वह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे करके होते रहता है। मतलब उसका स्वभाव है छटपटाना। जब तक उसको सही तरीके से अपना भोजन ना मिले, भोजन के तलाश में इधर उधर घूमते रहता है। जस्ट लाइक मानव यानी जो कस्टमर जो है उसका एक स्वभाव ऐसा होता है कि वह सपोज इसको कंपेयर कर रहे हैं, देखिए एक फर्म है, ये फर्म नाम सपोज एक्स, एक फर्म वाई, एक फर्म आपका जेड, सब सेम नेचर का बिजनेस है, सेम टाइप का फर्म है। अब वो कस्टमर जब ए है तो जाता है, तो ये पहला बार एक्स फर्म में जब गया हुआ, एक्स फर्म में, तो उसको रेट भी सही मिला, क्वालिटी भी सही मिला और व्यवहार भी सही मिला, लेकिन उसको आत्मसंतुष्टि नहीं हो रहा है कि फर्म एक्स में हम जब गए थे पता नहीं ये सामान का क्वालिटी कैसा है, पता नहीं रेट कैसा है, तो उसके मन में तुरंत आ जाता है कि चलो एक दुकान में और सर्च करके देख लेते हैं। फिर चला गया ये वाई पर, तो वाई फर्म में गया, यहाँ पर भी वही व्यवहार किया, यहाँ पर भी उसको सब चीज सही मिल रहा था, लेकिन उसके मन में संतुष्टि नहीं हुआ। फिर चला गया जेड के पास,
तो यहाँ पर भी उसको सब चीज ठीक मिल रहा था, कुछ कम बेसी भी मिला, फिर लगा कि हाँ ठीक है। मतलब इस एक कस्टमर रैट्स नेचर ऑफ द गुडविल, रैट्स नेचर ऑफ द कस्टमर का जो स्वभाव होता है ये इसका माने एक सामान अगर खरीदना है तो वह कई दुकान में चल जाएगा और जाने के बाद उसको जहां पर संतुष्टि महसूस होता है वहां पर अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेता है, माने वह सामान ले लेता है। मतलब इधर उधर उछलना, इधर उधर जाना जो रैट्स का स्वभाव होता है, उसी प्रकार इस तरह के कस्टमर का भी स्वभाव होता है। चौथा, रैबिट्स नेचर ऑफ गुडविल, रैबिट्स नेचर ऑफ गुडविल। इस तरह का गुडविल जो होता है कैसा होता है? एक खरगोश, खरगोश क्या करता है कि वह अपना जो आवास जहां पर वह बनाता है वह उस अपने आवास के अगल बगल ही ज्यादा रहना, ज्यादा सुरक्षा महसूस करता है और उसी प्रकार से रहता है। इसी का नेचर है, रैबिट का वही नेचर होता है। जस्ट लाइक एक कस्टमर, एक कस्टमर का स्वभाव ऐसा होता है कि जो सपोज मान लेते हैं ए यहाँ पर है कस्टमर और एक्स फर्म यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, दो दुकान है यहाँ पर, और एक कल के तारीख में एक्स और का फर्म जो है तो उठ के चला जाता है कहीं और चला गया सपोज। तब एक कस्टमर जो है, जो रैबिट्स नेचर ऑफ द कस्टमर है, ये क्या करता है कि अब एक्स का फर्म से दुकान देखा क्या यहाँ से दुकान चला गया तो चलो हटाओ, चला गया कोई टेंशन नहीं है, एक दूसरा दुकान है, दूसरा दुकान से हम खरीदारी कर लेंगे। दूसरा दुकान वाला भी चला गया कहीं और तो वहां भी नहीं गया बल्कि तीसरे दुकान से कर लिया, माने तीसरा चला गया तो तीसरे से नहीं करेगा, चौथे से कर लेगा। जस्ट लाइक इसका मतलब फर्म से ना मतलब है और ना ही फर्म के मालिक से मतलब है। वह देखता है क्या कि हमारे अगल बगल कौन सा दुकान है वहां पर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेंगे। ये 4 प्रकार का गुडविल होता है। इसमें आपका सवाल कैसे आएगा एग्जाम में? पहला कि प्रैक्टिकल वाला तो आपको हम बता दिए। दूसरा चीज है क्या कि व्हाट इज द मेथड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आपको बताएं एवरेज प्रॉफिट ऑफ मेथड, सुपर प्रॉफिट ऑफ मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी कुछ विधियां हैं, उसको के बारे में भी चर्चा करेंगे। कैपिटलाइजेशन में भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक सवाल और इस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। तो वहां पर नेचर के बारे में, ये गुडविल है, गुडविल का जो नेचर जो होता है इसमें आपको कंपेयर करके, तुलनात्मक अध्ययन करके आपको क्लैरिफिकेशन करना है। आप ऐसा ना करेंगे कि कैट गुडविल, रैट गुडविल, ऐसा नहीं। जानवर के स्वभाव से, मतलब रैट्स नेचर ऑफ गुडविल, रैबिट्स नेचर ऑफ गुडविल, कैट्स नेचर ऑफ गुडविल एंड डॉग्स नेचर ऑफ गुडविल। इस तरह से आपको मैं महसूस करता हूं कि जो भी मोटिवेशन किया गया, जो भी क्लासेस आपको बीच में दिया गया, इस चीज का बेनिफिट उठाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज में शामिल करने के लिए, ताकि जो परेशानियां आज हो रही है बच्चे लोगों को, एक परेशानी उन लोगों को ना हो। और धीरे धीरे जो आईकॉम सेकेंड ईयर का जो क्लासेस जो चालू किया गया है, आपका कुछ वक्त के बाद में, कुछ महीनों के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हो जा रही है। जबकि अगर ये सब कुछ कल्पना किया जाए कि इस तरह की क्लास का मैनेजमेंट अगर नहीं होता तो आज की तारीख में आपके बीच में किताब रहता जरूर, लेकिन आप क्या इतने तैयारी कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हर छात्र को, हर विद्यार्थी को मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और आज आपके बीच में जो कॉमर्स चॉइस का जो चैनल के माध्यम से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप अपने घर में हैं, हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कड़ी के रूप में जो मोबाइल जुड़ा हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, वह हमारा बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है आज की तारीख में। आज पूरे भारत में जहाँ भी विद्यार्थी घर पर बैठा हुआ है लेकिन एक क्लास का दर्जा दे दिया, इसलिए इस चीज़ को गहनता से अध्ययन कीजिए। जब भी आप क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आप कॉपी, पेन, बुक्स वगैरह लेकर के बैठिए, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्लास जो आपका उमंग बैच का चालू किया गया था, इसमें से आप सेकेंड क्लास का आपका दिया जा रहा है ये वाला मटेरियल। तो रह गई बात कि आप YouTube में भी इसको डाल दिया जाता है, आप इस चीज को भी देखिए। लेकिन सबसे पहली बात कि आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट जो था वो ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी जो डेट में अभी बढ़ा हुआ जो भी स्कीम का जो अवसर था वो स्कीम खत्म हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन अभी भी करवाइए इस चीज को, और
अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और जो चैनल जो है हम लोगों का कॉमर्स चैनल, इसमें आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है, और हमारी कोशिश रहती है कि मैं इससे भी द बेस्ट करने का प्रयास करूं और अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दूं, अच्छी तरीके से मोटिवेशन करूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, और खेल खेल के दरमियान में जॉली मोड से आपका फास्ट चैप्टर जो भी हो, ये सारी सवाल जितना बड़ा से बड़ा हो, उस सवाल को आसानी तरीके से आपको समझा दिया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर्स ला सके। मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. If you achieve the knowledge of this type of the questions, you get good marks in your examination. Okay, thank you. Okay, bye.